चंद्रिका कौशल जी, राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, सभी संकाय अध्यक्ष, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, सभी अतिथिगण, अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं, आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्ता और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, देवी और सज्जनों, समारोह में अध्यक्ष ने क्या स्थिति होती है ये तो लास्ट में जो बोलने वाला है उनको पता चलता है। सही है ना? कुछ बाकी रखा ही नहीं है। हमारे पांडे जी ने दिल्ली के लाल चौक में जैसा भाषण होता है ना, ऐसा भाषण किया देखो। भारत सरकार की उपलब्धियों को बता दी और यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों को बता दी। सभी जो अपने अपने विचार रखते हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी हमारे सबके भाषण से आपको क्या ग्रहण करना है वो आप सोच लो। इसमें से आपको क्या ग्रहण करना है वो सोच लो। मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। आपको नहीं लगी? लगी है और इसी वजह से सब इंतजार में है कब एक भाषण पूरा हो जाए और कब हम छूटे। मित्रों, मुझे 2-3 बातें करनी। देखिए, जो आज के भाषण, सब लोगों के भाषण पीएम बोलते हैं वो भी आप सुनते रहते। क्या विजन है देश का? ये विजन के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें तैयारियां करनी पड़ेगी, हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, इंक्यूबेशन सेंटरों में जाकर काम करना पड़ेगा। जिस लोगों ने काम में महत्वपूर्ण काम निभाया है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी है यदि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, ये 2 प्रॉब्लम है। कुलाधिपति का काम ही हो रही है, अच्छी अच्छी बातें बताना, ये नहीं कमियां क्या है वो बताना। अच्छा काम तो कर रहे हैं, कमी कहाँ रह गई बताओ। अब उपस्थिति आपको पता चला होगा, पत्र में आया गया होगा 75% उपस्थिति छात्रों की नहीं होगी तो आप सेमेस्टर में नहीं बैठ पाओगे। सुन लिया? सुन लिया? अभी से शुरू होगा और जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगी या तो 3rd सेमेस्टर की होगी या 5th सेमेस्टर की होगी, तब आपको 75% हाजिरी लेक्चर की और लैब में जो लैब में जाते उनकी भी इतनी उपस्थिति होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगाओ, नहीं है तो हाजिरी करो, लेकिन 75% है आपको एक बाध्य है एक घंटे का भी जरूरी। क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो यूनिवर्सिटी की उपस्थिति देखी है स्टूडेंट्स की। फर्स्ट सेमेस्टर में 100 स्टूडेंट दाखिल हुए, सेकंड परीक्षा दी, सेकंड सेमेस्टर 50% हो गया, 3rd सेमेस्टर में 40% हो गया। कहाँ गए सब लोग बच्चे? परीक्षा नहीं दी। अब आप लोग जो काम कर रहे हो, फिर क्या जो उपस्थिति नहीं, जिस पहली परीक्षा में उपस्थित नहीं किया उनके लिए बैक पेपर करो,
क्या जरूरत है हमें? आपकी जिम्मेदारी है, जब भी परीक्षा की शुरुआत होती है तब आपकी उपस्थिति इसमें होनी चाहिए। जो आप एब्सेंट रहे, और इसमें भी मैंने तो मंत्रियों को कहा है कि आप नियम बनाइए कि एक पेपर में आप फेल होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा, और जिसमें फेल हुए थे वो इसमें परीक्षा दे सकते हैं। पूरा मुझे अध्यापक कहते हैं कि हम तो पूरी साल पेपर ही निकालते रहते हैं, पेपर की जांच ही करते रहते हैं, कहाँ समय है हमें पढ़ने का, रिसर्च करने का? ये बर्बादी है मित्रों। और इसी वजह से मैंने सभी यूनिवर्सिटियों को पत्र लिखकर भेजा है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं सुनेगा। राजभवन में मत आइए ये विषय लेकर, वीसी को मत मिलिए, बता दिया आपको, अभी तो एडमिशन पूरा हुआ है, पहले दिन से आपको अवगत करा दिया है कि ये होगा। दूसरा, अध्यापक सीसीटीवी कैमरा जब आपके क्लासरूम में है तो मुझे बताओ कि अध्यापक कितनी मिनट लेट गए क्लास में? ये भी नहीं चलेगा मुझे। अध्यापक कितनी मिनट लेट गए ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। समय पे जाना। अरे कई यूनिवर्सिटी में तो ऐसा काम हो रहा है, 45 मिनट का लेक्चर और एक लेक्चर पूरा होने के बाद 15 मिनट का आराम। क्या चलता है मित्रों? 1 घंटे का लेक्चर होता है और फिर दूसरा 1 घंटे का बंद होता है। अध्यापक निश्चित है मित्रों। कितने अध्यापक चाहिए ये भी निश्चित है, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने तय किया हुआ है। फिर भी मैं देख रही हूँ कि अपने तरीके से बोल दिया है, अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। लेक्चर तो है नहीं, फिर भी कहते हैं एक काम अभी हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश। लैब उषा ने आपने लैब बनाने के लिए कहा, कोई रिसर्च करने के लिए कहा। भारत सरकार ने कोई फंडिंग कंपनी ने आपको 10-15 लाख रुपया दिया, साधन खरीदा, लैब में काम शुरू हुआ। और 2 बातें मेरे ध्यान पर आई इसमें। साधन पड़े, समय मर्यादा थी 3 साल में आपको रिसर्च करना है, तो 3 साल पूरा हो गया, रिसर्च हो गई, फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं होता है। ये यूनिवर्सिटी का काम है कि आपको अच्छा लगता है उसको आगे बढ़ाओ, और साधन जैसे ही वैसे लैब में पड़े हुए, वैसे लैब में पड़े हुए। और एक सब शोध संशोधन करने के लिए मैंने पूरा 1 दिन यूनिवर्सिटी के हर भवन में जाकर देखा है। मैं वैसे नहीं बोलती, हर भवन में जाकर देखा है, अध्यापकों को साथ में रखकर देखा है, लैब असिस्टेंट को साथ में रखकर रखा है। और बताओ मुझे कौन से साधन पड़े हो, कितने समय से पड़े। दूसरा मैंने ये कहा कि आपने रिसर्च कर दिया, अच्छा सुझाव आपने रखा इसमें कि ये होना चाहिए होगा, फिर रिसर्च का किया क्या? रिसर्च का किया क्या? कहाँ गया रिसर्च आपका? अभी वो रिसर्च किया है और इसमें आपने कुछ अच्छा सुझाव दिया है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अयोध्या। अच्छी बात है कि पहले अयोध्या में सिर्फ प्रदूषण था ही, क्योंकि वहां तो रामलला बेचारा जेल में बैठे थे, कम लोग आते थे देखने के लिए। आज करोड़ों लोग गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां लेकर वहां आते रहे। तो अच्छा हुआ भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जरा इसका शोध करो। मैं लैब में गई, मैंने पूछा पूरा हो गया तो हाँ। मेरे साथ टीएम था, सीडीओ था। मैंने पूछा आपका रिजल्ट जो आया ये कहाँ है? हमारे पास।
अब नगर निगम को देना चाहिए और नगर निगम के पास एक रिजल्ट आपका जाएगा और इसमें आपने जो सुझाव दिए हैं इस सुझाव के हिसाब से काम करेगा तो अयोध्या प्रदूषण मुक्त करवा सकते हैं। ये था सर, वैसे हो ही दिया था किसान ये काम करने के लिए है। ये सभी स्थानों पर वही स्थिति है, आपके यहाँ भी वही स्थिति होगी। जरा ध्यान दीजिए इस पर अर्थ क्या रिसर्च का। लखनऊ में एक फंडिंग एजेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब मेरा काम इसमें कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुलाए सब लोगों को। हर यूनिवर्सिटी को मैंने कहा कि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में कितने प्रोजेक्ट भेजे हैं और एक प्रोजेक्ट की स्थिति आज क्या हो मुझे बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को ये कहा मुझे आप आइए राजभवन में और मुझे बताइए कि आपने कितने प्रोजेक्ट मंजूर किए, कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए और रिजेक्ट किए तो उसका रिजेक्शन का कारण क्या है ये बताइए। तो इसमें से दो बातें मेरे सामने आई, वैसे तो काफी आई, लेकिन उन्होंने कहा उसका कारण तो हम नहीं बता देंगे। आपका प्रोजेक्ट उन्होंने वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहुंचा और रिजेक्ट हो गया, तो कारण तो बताना चाहिए ना भाई कि ये कारण है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कई लोग कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है, कुछ तो होने आपने रिजल्ट उसका वो किया तो कारण बताओ। अब मैंने कारण पूछा और ये ढूंढ रहे कारण। रिजेक्शन कौन करता है? समिति बनाई है, समिति का कौन है मुझे बताइए। अभी अच्छी बात यह थी कि वहां उपस्थित थे सभी वीसी अपना अपना लेकर आए और वीसी ने बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी में से आपके यहाँ निष्णात के रूप में कौन काम करता है मुझे नाम दीजिए। तो 3 लोगों का नाम दिया और हैरानी की बात तो ये थी वीसी को ही नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी के 3 बंदे वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाकर वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं। उन्होंने उनको बताया भाई कि वो तो रिसर्च ही नहीं करता है और उनका आपने रखा है, तो ये निष्णात कमेटी है, इसमें बदल करने की जरूरत है। आगे मैंने कहा इसमें 2 ऐसे लोग बैठे थे जिसने अपना प्रोजेक्ट खुद ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में दिया, तो ऐसी करके मना कर दिया कि बीएचयू ने एक प्रोजेक्ट लिया है और इसी वजह से आपका एक प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। एक बंदे ने मुझे ये बताया कि मेरा ये प्रोजेक्ट था और इसमें कैप होती है 15 लाख से ज्यादा हम पैसे नहीं देंगे, तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हुआ, इसके बाद उसने भारत सरकार को भेजा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को, तो उसने पास कर दिया और 30 लाख रुपया उसको रिसर्च करने के लिए दिया। ये स्थिति है। अब हमारी जरूरत ये है मित्रों कि हम बदल करें सब, इसमें बदल करने की जरूरत है। और ऐसे लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में भारत सरकार में ऐसी फंडिंग एजेंसियों की पूरी मीटिंग 3 घंटा राजभवन में हमने करी थी, सब में वही प्रॉब्लम। हमारे विद्यार्थी करेंगे, अच्छे रिजल्ट आए तो आगे कुछ नहीं, पैसे खर्च हो गए, फायदा किसी को नहीं। तो ये इसी वजह से कहते को भाई हमारा काम ये है। और ये यूनिवर्सिटी को मैं बताना चाहती हूँ आपने कहाँ कहाँ भेजे, क्यों रिजल्ट हुआ, कहाँ भेजा, उन्होंने क्या किया। अब मैं अयोध्या जाऊंगी तो अयोध्या वालों को बुलाकर पूछूंगी ये मदरे के आपको ये मिला क्या, मेरे साथ था, मैंने कहा उसको आप उन्होंने क्या किया ये मैं उनको पूछूंगी कि बताइए मुझे आपने क्या किया, प्रदूषण घटाने का प्रयत्न क्या किया। तो यूनिवर्सिटियों में जो भी रिसर्च होता है वो जनता के कल्याण के लिए होता है,
और सबसे ज्यादा जो हम पिछड़े तो रिसर्च में पिछड़े, रिसर्च में ही पिछड़े हैं हम लोग। दूसरा है जो कल राजभवन में शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन, AKTU में दीक्षांत समारोह में मैंने कहा है कि उसको बुलाइए, लेकिन दीक्षांत समारोह में नहीं, अगले दिन पूरी यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के सामने ये अपना विषय रखिए, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, क्या करना चाहिए उसके लिए, उससे पूरी हिस्ट्री बताइए हम लोगों को। मैंने पूछा कि आपने किस तरह ट्रेनिंग ली, कहाँ ट्रेनिंग ली, कहाँ गए, भारत सरकार ने आपको क्या मदद किया, विजन क्या है, ये सब उसको बताया। कल गोरखपुर में आजकल जो हम लोग जो अतिथियों को बुलाते हैं ना, ऐसे अतिथि हम लोगों ने ढूंढे, बी नारायण आए थे, उन्होंने लगभग 40 मिनट एक क्षेत्र में भारत सरकार, नासा हो, हमारा ये हो, इसरो हो, इसमें क्या हो रहा है और कहां तक वो पहुंचे हैं, इसका फायदा क्या होगा भविष्य में, सभी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे स्टूडेंट के सामने रखी। अभी हमें करना पड़ेगा कि जाइए ना इसरो में स्टूडेंट्स को लेकर, वहां पर जाना नहीं, देखना नहीं हमें, हैदराबाद जाइए, बेंगलोर जाइए, जहां ये सब काम हो रहा है। अभी मैंने चंद्रिका जी को बताया कि उत्तर प्रदेश में 5-6 जगहों पर डिफेंस सेंटर बन रहा है, और मैंने रिक्वेस्ट की है, आज जरूरत है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो सोचना तो पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट कहाँ क्या काम करेंगे। तो मैंने कहा कि आप अपनी टीम के साथ राजभवन में आइए, मैं सभी यूनिवर्सिटी के वीसी को उपस्थित रखूंगी और उनके सामने प्रोग्रेस क्या है मुझे बताइए, सिलेबस किस तरह बनाना चाहिए होता है, इसके लिए साधन क्या है भैया, साधन क्या चाहिए, कौन फंड देगा, किस तरह फंड कहां से आएगा, ये सब पूरा मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है कि हम हमारे रक्षा क्षेत्र में मंत्रालयों में जो जरूरी साधन है ये भारत में बनाएंगे, वो जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को भी जॉब मिले, काम करें और वे भी आगे बढ़े। तो ये करने की जरूरत है और वो आएंगे, मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जरूर आऊंगी और हम बैठकर ये काम बताएंगे सब लोगों को। तो रिक्वेस्ट है कि आप आइए। डिग्री 1 साल 2 साल से हम डिग्री अपलोड करते, 35,000 डिग्री अपलोड होती है ना, सब लोग देखते हैं, अंक तालिका देखते हैं, इतनी अंक तालिका आई, और इसके बाद विद्यार्थी अपने आप डाउनलोड करे, अपनी अंक तालिका भी वहां से ले ले और वहां से वो अपनी डिग्री भी ले ले। ये करना है मित्रों, और मुझे पता है कि आज आपने डिग्रियां डिजी लॉकर में डाली होगी, तो कल 24 घंटे के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी होता है कि तो वो तो हो गया, खर्च भी कर लिया आप लोगों ने, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी अपने अपने कॉलेज में जाता है डिग्री लेने के लिए, छपवाने के लिए तैयार रखी है, क्यों जरूरत है भैया करने की। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हुआ ही नहीं, तो सिर्फ दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। अभी मैंने मैसेज भेजा, मेरी उपस्थिति में ही डिजी लॉकर में डिग्री और अंक तालिका करनी है, बच्चों को सिखाना है और वो स्वयं अपने अपने प्रभाव से टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्रियां प्राप्त करें।
कोई छपवाने की जरूरत नहीं है, ये आदत मत डालो ये सब कुछ। और सबके पास मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है, सब टेक्नोलॉजी के जानकार है, धीरे करने की क्या जरूरत, डबल कर। तो ये काम करता है। मुझे पता चला क्योंकि कौन से त्योहार आते हैं, क्या हुआ कोई पता ही नहीं चलता है काम होता है। और जब पांडे जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है, अच्छी बात है मित्र, गणेश वहां से शुरू होता है, प्रारंभ करिए, उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन मैं गणेश को अलग तरीके से देखती हूँ। गणेश जी मतलब क्या? माता पार्वती ने कहा कि गणेश को बाहर खड़ा है, मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ, किसी को अंदर मत आने दो। अब हुआ है पिताजी आ गए, करेगा शिव जी आ गए, तो उसने तो माता जी का जो सूचना थी उसका पालन किया, मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो कहते मैं पिता हूँ तेरा, जाने दो अंदर, तो पिता हो कि कोई भी हो, मना है। फिर शिव जी ने काट दिया। पार्वती ने कहा सजीवन करो, तो सजीवन तो करे, पहला जो मिले उसका धड़ लेके आओ, और हाथी मिल गया। एक है माइक्रो सर्जरी। तो माइक्रो सर्जरी वहां से शुरू हुई। कोई भी पुस्तक में देखो ये माइक्रो सर्जरी है। उसी समय हजारों सालों पहले एक काम हुआ है, और हमारे डॉक्टरों ने वहां से शुरुआत करी, ये हो सकता है। तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में काफी कुछ चीजें इसमें पड़ी हुई थी, लेकिन हम ढूंढते ही नहीं है इसमें से। अभी मैं गर्भ संस्कार की बात कर रही हूं। क्या हमारे पास अभिमन्यु का घटना नहीं है? हमारे पास अभिमन्यु को कौन सिखाया? कृष्ण ने सिखाया, अर्जुन ने सिखाया। घर में था तब ही ये काम किया था, क्योंकि वो जानते महाभारत का युद्ध में काम आएगा। अभी हमें हमारे घर में हमारी बच्चियों को, हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे विषय में अवगत कराना चाहिए। क्या भोजन लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे विचार रखना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। वो तो संस्कार है मित्रों, वो पढ़ाई है। करिए मित्रों, करिए सेमिनार, अनेक सेमिनार आप करते हो, वर्कशॉप करते हो, लेकिन क्या ऐसे विषय पर कभी सेमिनार किया? नहीं। जो जरूरी है आने वाले समय में बच्चों को, खास करके लेडीज को, ये जरूरी है कि आपके घर में 9 महीने तक बच्चे रहता है, और आपकी जो गतिविधियां है उसकी इफेक्ट आपके बच्चे पर होती है। घर में शांति होनी चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छा खाना, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। और ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं, तो कई बच्चा का जन्म हो रहा है इसी तरह। लेकिन हमारे शिक्षा जगत में ये उम्र की बच्चियों के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करता है कि आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए। उसका वर्कशॉप करिए। दूसरी वर्कशॉप करने की आवश्यकता है दहेज प्रथा, दारू। आंकड़ा कभी कभी आता है, नहीं तो देखते तो रहिए आंकड़ा। जेल में ले जाइए बच्चियों को, लड़कों को, देखो वहां क्या हो रहा है।
और इसी वजह से हमारी हम्मत रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, पढ़ाई तो करनी ही है मित्रों, लेकिन देश का निकलना है। क्या स्थिति देश की है? हम बोलते हैं कि हमारा राज्य 25 करोड़ की आबादी, तो घटनाएं कितनी हो रही है बताओ, कितनी हत्याएं हो रही है, इसके आंकड़े तो आते ही नहीं है। रास्ते में जाते जाते कितने लोगों को हम पाप भाग रहे थे। क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि गलत तरीके से काम हमारा युवा कर रहा है। उसको सही दिशा बताने के लिए उनके द्वारा ऐसे ऐसे विषयों पर वर्कशॉप और ऐसे सेमिनार वगैरह होना चाहिए, और ऐसी संस्थाएं काम करती है वहां ले जाकर उनके साथ सहयोग करना चाहिए। सेवा की बात तो करते हैं, सेवा नहीं मिलती, ये सेवा है नहीं कि किसी को भोजन दे दिया, किसी को वो दे दिया। किसको पता नहीं कि दारू से क्या होता है, फिर भी होता जाता है। आप संकल्प कराइए आपकी यूनिवर्सिटी, कोई अध्यापक ऐसा नहीं होना चाहिए जो दारू पीता, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दारू की लत को चुका। और बेटियां को तो मैं खास कहूंगी कि आप सिलेक्शन जब करो आपके पति की, तो दारू नहीं पीता है उसका पहले पसंद कीजिएगा। क्या है सब लोग राजभवन में सुनते सुनते मैं थक जाती हूँ। इतनी महिला रास्ती है, कुछ करो, लेकिन उस पर कोई चिंता नहीं, उस पर कोई पक्ष नहीं। तो आज आपको कहने वाली अभियान चलाइए, अभियान चलाइए, गांव गांव जाइए, यूनिवर्सिटी खोज अभियान में शामिल, और जाइए गांव में बैठिए, वहां बोलिए कि दारू पीने से ये हमारी परिस्थिति क्या होगी। आज नहीं तो कल उसका परिणाम जरूर मिलेगा। सर्टिफिकेट तो मिलेगा, मुझे अवार्ड भी हो गया, लेकिन ये अवार्ड प्राप्त करने की जरूरत है, ये अवार्ड प्राप्त करें और कुछ न कुछ समाज सुधार करने के लिए हर हमेशा तक करना चाहिए, और हमेशा तक करना। बच्चे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांगते हैं, और इसमें से जो आता है वो परिवार खाता रहता है। उसकी पढ़ाई का क्या, उसके जीवन का क्या? ऐसी कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके पास जाइए, संस्थाओं में जुड़ जाइए, हम भी आपके साथ जुड़ते, तो दो गुना फायदा होगा। तो हम लोगों ने गुजरात में अलग व्यवस्था करी है लोगों के लिए, आज कोई रोड पर भिक्षा नहीं मांगे, गाड़ियां रखी है उनको स्कूलों में भेजने के लिए। राजभवन में हम लोगों ने 200 बच्चों का एडमिशन दिलवाया है, ऐसे बच्चों जो रोड पर भिक्षा मांगते थे। क्या हम इतने लोग बैठे हुए थे, क्या हम ऐसे बच्चों को ढूंढकर स्कूलों में दाखिल नहीं करवा सकते? काम तो ये है हमारा। देखते हैं भिक्षा मांगते हुए कुछ दे देते हैं, कुछ वो उसका इंसल्ट कर देते हैं, चलो चलो जाओ उधर नहीं। ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, उनको भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। अब साइकिल यात्रा निकालिए, आप लोगों निकालिए, फिर से साइकिल यात्रा है और विषय लेकर जाइए, दारूबंद विषय लेकर जाइए, जाइए प्रसाद। आपका ही काम है कि मांग आप करते हो परेशान बेटियां को, परेशान बेटियां हो। तो आज जब आप लोग साथ में अवार्ड लेकर जा रहे हो, तब संकल्प करता आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन किसी के पास से भिक्षा मत मांगिए।
कि मुझे गाय चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, मुझे टिकड़ा चाहिए। क्यों पढ़े हो कि आपने बलबूते पर आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? पत्नी के पास से मांग कर ये संकल्प करिए, संकल्प करिए। एक संकल्प 5-7 साल में पूरा बदल गया, समाज बदल। पढ़ाई का आखिरी ये हुआ एक सर्टिफिकेट लेकर चिंगा लेना और जो आए उसको बता देना कि गोल्ड मेडल मिला, ये मिला, ये मिला। लेकिन घर में पूछो तो नहीं क्या किया आपने, तो पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, ऐसे भी अभियान चलाइए जो अभियान के माध्यम से हम समाज को बदल सकें, शांति आए, समृद्धि आए और देश को हम आगे ले। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को हेल्थ की सुविधा मिले, हर बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले, आगे जाने का अवसर मिले। यही तो है हमारा संविधान। संविधान ये कहता है। लेकिन कितने बच्चे आज भी आउट ऑफ स्कूल है? डिलीवरी में कितने बच्चे मर जाते हैं? देखो ना, सब कुछ है, खोलो ऐप और देखो क्या है। सरकार काम करती है मित्रों, लेकिन सहयोग समाज का चाहिए। बिना सहयोग सिर्फ सरकार के द्वारा परिणाम नहीं आता। जागृति लाने की जरूरत है सब। एक किट है लास्ट में, स्वच्छता की किट है। नाखून काटो, कंघी करो बच्चों की, बटन लगाओ, ये है इसमें। हाथ पोंछने के लिए छोटा टॉवेल दे दो, बटन दे दो, सुई दो और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इनका उपयोग करके काम करें। डेटॉल दो, साबुन दो वे लोगों को, तब स्वच्छता आती, तब हमारे जो रोग है ये कम हो जाते। ऐसे सभी आंगनबाड़ी को दिया है। मैं तो झांसी और महोबा के डीएम और सीडीओ दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वे लोगों ने, और झांसी यूनिवर्सिटी सबने अपने प्रयास करके 200 आंगनबाड़ी महोबा में और 200 आंगनबाड़ी 300 है झांसी में। बच्चे पढ़े तो बैठे चेयर पर, आपने देखा क्या क्या चीजें मिली है। गरीब का बच्चा है इसी वजह से नहीं मिलना चाहिए उसको। गरीब हो कोई भी हो, जो सुविधा स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में, जो हेल्थ सेंटरों में जो सुविधा होनी चाहिए वो करनी ही चाहिए। कल मैं गोरखपुर में सुबह में न्यूज पेपर पढ़ती हूँ। न्यूज पेपर में 2 घटनाएं मेरे सामने आई। मेरे डीएम को बुलाया, पढ़ो ये क्या। इतनी बड़ी एम्स बनी हुई है गोरखपुर में और हमारी राष्ट्रपति जी ने, सीएम ने और मैंने इसका उद्घाटन किया 2 महीने पहले। और जो एक्सीडेंट वाला एक बेटा आया, एक्सीडेंट वाली एक महिला आई, तो वहां ओटीसी में जो लोग बैठे थे उन्होंने मना कर दिया, दूसरी हॉस्पिटल में जाइए। तो एम्स किसके लिए है? आप देखते रहिए मित्रों, बहुत ही जरूरी है सब देखने का। सरप्राइजली कोई बार जाइए और देखिए क्या क्या हो रहा है। हेल्थ सेंटरों में क्या हो रहा है देखिए। क्या डिलीवरी होती है वहां? ये भगा देते हैं प्राइवेट में। ये जिम्मेवारी है मित्रों, अधिकारियों की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, सबकी जिम्मेवारी है, हमें देखना चाहिए। बेटियां पढ़ रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, क्या दशा है बेटियों की, क्या मांग हो रही है। ये कहने की बात नहीं है मित्रों, हमें देखना पड़ेगा सब। मेरा आधा काम तो इसमें ही चला जाता है।
लेकिन अच्छी बात यह है, एक फोन जाता है सस्पेंड हो जाता है। ऐसी कोई बीमारियां नहीं। यदि ऐसी बीमारियां आपने मेडिकल कॉलेज में शुरू की तो मैं आपकी मेडिकल कॉलेज बंद करवा दूंगी। कड़काई रखिए ना सब में। यदि हमारी कड़काई नहीं होगी तो वो तो ऐसा चलता रहेगा। नहीं क्यों कैसी कैसी मांग होती है बेटियों के पास, शर्म आती है सुनते करते। तो ये हमारा समाज। मैं तो अधिकारियों को भी कहूंगी कि आप भी देखिए, आपका प्रवास वगैरह होता है, आंगनबाड़ी में जाइए, प्राइमरी स्कूल में जाइए, हेल्थ सेंटर में जाइए, जेल है, विजिट करिए, मिलिए गांव में जाकर लोगों को, भाई क्या आपत्ति है आपको, क्या जरूरत है। ये तो एक अधिकारी जो तरीका है उसको ढूंढना और उनको सहाय करना। मैं लाश साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मित्रों, पढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।